प्रजातंत्र अपना काम करता है। प्रजातंत्र में आम लोगों की रुचि का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि सर्वसामान्य लोगों को क्या अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ सरकार की या जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी भी रहती है कि सिर्फ उनको अच्छा लगता है इसलिए करना या उनके लिए हितकर है वो करना। छोटा सा बच्चा है यदि तो वो जिद करता है कि मुझे चॉकलेट खाना है, पर उसके माता पिता उसको यदि चॉकलेट चाहिए तो सारी थाली भर के भोजन की बजाय उसको चॉकलेट दे देंगे क्या? कभी भी नहीं देंगे। वो भले ही हाथ पैर पटके, वो भले ही रोए, भले ही एक दिन भोजन नहीं करें, एक शाम भोजन नहीं करें, पर उसके लिए जो आवश्यक है पोषण या उसने जो खाना चाहिए वो ही उसको देंगे। पहली बार ये हुआ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अकादमी के माध्यम से तानसेन समारोह का एक हिस्से के रूप में कल्चरल डिपार्टमेंट में डायरेक्टरेट ने एक वहां पे ग्वालियर का किला बड़ा प्रसिद्ध है, तो उस किले के बैकग्राउंड में 1650 तबला वादक सारे पूरे प्रदेश से एकत्र हुए और उन्होंने एक साथ तबला वादन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। 25 दिसंबर जो है वो तबला दिवस के रूप में घोषित किया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसको मध्य प्रदेश के लिए तबला दिवस के रूप में घोषित कर दिया। कल्चरल कोऑपरेटिव मूवमेंट है, अब उसको चलाते चलाते भी 30 साल हो गए, पर अब वो देश का सबसे बड़ा कला प्रेमी समूह कहलाने लग गया। ये हमको कहा डॉक्टर श्रीराम लागू ने, ये हमको कहा पंडित भीमसेन जोशी ने कि देश भर में इस प्रकार का ये अनूठा कार्यक्रम है और अनूठी योजना है। नई पीढ़ी को यदि जोड़ना है तो जब तक उनके पास जिम्मेदारी न दी जाए तब तक कैसे सिद्ध होगा कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नमस्कार, वेब दुनिया के साथ आज जुड़े हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां, संगीत व कला अकादमी के निदेशक श्री जयंत भिसे जी। नमस्कार। ये सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हैं, तो आइए सीधे इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अकादमी जो है इसकी क्या एक्टिविटीज है और किस तरह के प्रोग्राम इसमें आयोजित किए जाते हैं? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी नाम से ये जो मध्य प्रदेश शासन की अकादमी है, इसके डोमेन में आता है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला, फिल्म, मूर्तिकला, ये सारे इसके 5 डोमेन हैं। शासन अपने स्तर पर जो बड़े कार्यक्रम आयोजित करता है, जो देश में नहीं पूरे विश्व में विख्यात है, जिसके नाम से ये अकादमी जानी जाती है, तो आपको भी मालूम होगा ग्वालियर का तानसेन समारोह और खजुराहो का नृत्य समारोह। ये बड़े गर्व की और विशेष बात है कि इस बार ग्वालियर का जो तानसेन समारोह था वो 99वें था, तो 99th एडिशन हो गई। अगले साल का उत्सव जो है वो 100वां वर्ष रहेगा उसका। ये शासन के लिए भी, प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। वैसे ही इस वर्ष का जो खजुराहो का डांस फेस्टिवल है वो 50वां फेस्टिवल है। तो ये भी अपने आप में इस क्षेत्र में बड़ा नाम और उसका परिणाम भी है। पूरे देश भर में या विश्व में कोई भी नृत्य कला सीखना शुरू करता है तो ये भी गर्व की और गौरव की बात है कि उसका एक सपना रहता है कि मुझे खजुराहो डांस फेस्टिवल में परफॉर्म करने का मौका मिले। वैसे ही शास्त्रीय संगीत में यदि कोई गाना परफॉर्म करना शुरू कर रहा है तो उसका सपना रहता है कि मुझे तानसेन के स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिले। ऐसी ख्याति इस अकादमी के इन दोनों आयोजनों ने प्राप्त की है। अर्थात ये सब बातें उसके गुणवत्ता के आधार पर तैयार हुई कि वहाँ एक बार आने के बाद वहाँ वही पहुँच पाता है जिसमें एक कोई बेसिक कंटेंट हो, बेसिक परफॉर्म करने का एक कोई आधार हो, थोड़ा व्यवस्थित हो, तो ही वो स्थान पा पाता है। इसकी कोई प्रक्रिया है इसमें कलाकारों को आने के लिए? इसकी ऑल इंडिया जूरी रहती है, दोनों इसकी देश भर के ख्यातनाम लोग, अलग अलग विशेषज्ञ लोग अकादमी के पास जो आवेदन आते हैं या जो बायोडाटा इकट्ठा होते हैं वो सारा तो देते ही है,
और जूरी भी अपने स्तर पे नाम उसमें जोड़ती है और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की कोशिश करती है। इतने जो समारोह हो रहे हैं इतने बड़े लेवल पे होते हैं, ये कई कलाकार आते हैं इसमें बाहर से भी, तो इससे प्रदेश को किस तरह का फायदा हुआ है? प्रदेश के फायदे की बात करने से पहले अपन देश की बात करें कि वास्तव में देश में प्रदेश का नाम हो रहा है, ये तो अपनी जगह है, पर एक नेशनल इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं कि अंतर भारतीय स्थापना, जैसे खेल गतिविधि में होता है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो या राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो, तो अलग अलग प्रांतों के लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनको अपना देश पहचानने की या जानने की एक अवसर प्राप्त होता है, मौका मिलता है। तो वैसे ही यहाँ देश भर के कलाकार जब एकत्रित होते हैं तो आपस में तो एक दूसरे को जानते ही है, पर अपना प्रदेश भी देश भर के कलाकारों को और उनकी कला को जानने का अवसर और मौका मिलता है उनको, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और इंटीग्रिटी डेवलप हो, प्रदेश अपने आप को तो जाने ही जाने, पर उसके साथ साथ देश को पहचाने, देश भर में क्या वातावरण है और अलग अलग जितने भी विधाएं हैं वो किस प्रकार से है, तो प्रगल्भ होते जाता है। इसमें युवाओं का क्या स्थान है, मतलब युवा कितने आकर्षित है इस ओर, या उनका क्या योगदान है, या उन्हें किस तरह बढ़ावा मिले, इसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? इन दोनों समारोह की यदि बात करें तो इसमें एक प्रतिशत ऐसा रहता है कि नई प्रतिभा को भी मौका मिलता है। ग्वालियर की यदि बात करें तो वहाँ ध्रुपद की बड़ी चर्चा रहती है, क्योंकि तानसेन जी का ध्रुपद ये एक बेसिक आधार रहा, बाद में ख्याल शुरू हुआ। तो जितने भी वहाँ स्थानीय स्तर पे संगीत महाविद्यालय है या अलग अलग संगीत का काम जहाँ चलता है, उनके छात्र कार्यक्रम के शुरुआत में ध्रुपद एक 5 मिनट प्रस्तुत करते हैं, ये तो उनको मौका मिलता ही है। नवाचार की बात करें तो इस बार स्थानीय ग्वालियर के कलाकारों को एक दिन एक साथ 15 जगह उनका कार्यक्रम हुआ, ये नवाचार हुआ। अच्छा। और स्थानीय कलाकारों को मौका मिला। वहाँ के कलेक्टर महोदय ने मदद की, सहयोग किया, तो वहाँ के 11वीं 12वीं के छात्रों को उन्होंने आग्रहपूर्वक इन 15 जगह उपस्थित रहने की व्यवस्था की, तो उसका भी फर्क पड़ा। प्रदेश में पूरे जाने तो खूब सारे महाविद्यालय है जो औपचारिक शिक्षण संगीत का ले रहे हैं। 12 तो शासकीय कॉलेज है, बाकी सब महाविद्यालय है। ग्वालियर में भी तो एक राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है, उससे संबंधित प्राइवेट भी कॉलेजेस है, सरकारी भी कॉलेज है। तो उन सब लोगों को आग्रह किया गया कि वो आएँ वहाँ और उपस्थिति दर्ज कराएं। तो प्रॉपर ग्वालियर के लड़के तो आते ही हैं, पर पूरे प्रदेश के भी विद्यार्थी वहाँ आते हैं। और आपने को सुन के भी आश्चर्य लगेगा कि मैक्सिमम युवाओं की उपस्थिति शास्त्रीय संगीत के प्रति और शास्त्रीय विधाओं के प्रति बढ़ते जा रही है। बढ़ रही है, हम ये कह सकते हैं, मतलब संख्या जो है उनकी बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है उसमें। क्योंकि हम मतलब इस अकादमी के अलावा भी अगर हम यूँ भी बात करें तो कला साहित्य या इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिन ब दिन संख्या घटती जा रही है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं और ताकि दर्शक एक प्रस्ताव दिया है। जैसे आपको मालूम होगा कि हम सानन्यास नाम से इंदौर में एक गतिविधि करते हैं, तो उसको सरल शब्दों में कहा तो वो दर्शकों का समूह है जी। कल्चरल कोऑपरेटिव मूवमेंट है। अब उसको चलाते चलाते भी 30 साल हो गए, पर अब वो देश का सबसे बड़ा कला प्रेमी समूह कहलाने लग गया। ये हमको कहा डॉक्टर श्रीराम लागू ने, ये हमको कहा पंडित भीमसेन जोशी ने कि देश भर में इस प्रकार का ये अनूठा कार्यक्रम है और अनूठी योजना है। तो ये सारे लोग जब इस प्रकार से एकत्र हो सकते हैं, तो इस अनुभव के आधार पर हमने सरकार में प्रस्ताव दिया है कि अपने पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे एक श्रोता बिरादरी की स्थापना की जाए कि लाइक माइंडेड लोग एकत्र हो, है रुचि संपन्न लोग हैं, उनकी रुचि है, पर उन तक सरकार भी पहुंचे और उन तक अकादमी भी पहुंचे। तो ऐसी जिला स्तर पे सूची बन जाए। एक सरकार का ही प्रतिष्ठान है जन अभियान जी, तो वो भी पूरे प्रदेश में है, तो उनको सहयोगी बनाते हुए ये विचार है कि पूरे प्रदेश में एक श्रोता बिरादरी बन जाए जो जिला स्तर पर रहे, अच्छी संख्या में उसकी सूची बने
और समान विचार के और रुचि संपन्न लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करने का प्रयास करें। जी, बहुत अच्छी बात। हम सानंद न्यास पे आने ही वाले थे कि आपने जिस तरह उसकी, आप सर्वे सर्वा ही कहेंगे हम उनकी, आपने जिस तरह मानद सचिव है, सर्वे सर्वा तो क्या एक समूह काम करता है जी, पर जिस तरह मतलब उसमें देखा जाता है कि दर्शक खुद आ रहा है आपके पास, तो वही हम मतलब कहना चाह रहे हैं कि उसी तरह की रुचि जो आपने बताया कि प्रस्ताव आपने रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो हम सानंद पे आके ये पूछेंगे कि कैसे आपने कल्पना की इतने वर्षों पहले कि इस तरह का कुछ आयोजन ऐसी जगह जो महाराष्ट्र से दूर है, इंदौर शहर में, और वहाँ आपको इतने मराठी भाषिक लोग मिलेंगे और इतने प्रेमी मिलेंगे कि ये वहाँ तक आएंगे। क्या थी कल्पना इसके पीछे? दरअसल हुआ ये कि ये मूल कल्पना हमारे एक बुजुर्ग साथी हैं, मित्र भी कह सकते हैं उनको, मार्गदर्शक भी कह सकते हैं, सुधाकर काले इंजीनियर, काले बख्शी इंजीनियर, कभी नाम सुना होगा आपने, स्थापित नाम था। नई दुनिया के सुरेश गावड़े साहब, सुभाष देशपांडे साहब, इस तरीके के जो नामचीन लोग थे। तो सुधाकर काले और सुभाष देशपांडे साहब के मन में ये कल्पना थी कि क्या इंदौर में लंबे समय से अच्छा और प्रोफेशनल नाटक लोगों को देखने नहीं मिल रहा है, तो क्या समान रुचि के लोगों को एकत्र किया जा सकता है? क्या मराठी लोगों की कमजोरी है मराठी नाटक, अच्छा लगता है लोगों को नाटक देखना, एक कोई थीम है, कल्पना है, कहानी है, और अच्छी यदि प्रोफेशनल लोग करते हैं प्रस्तुत तो सुंदर बन पड़ती है कलाकृति। तो ध्यान में यह आया कि एकत्रित प्रयास यदि किया जाए, क्योंकि उस जमाने में ऐसा था कि कोई स्थानीय ठेकेदार, बम्बई का प्रोफेशनल कोई ग्रुप आ रहा है, वो स्थानीय ठेकेदार कोई यहाँ कहीं बोर्ड रख के टिकट बिक्री करके, और ऐसा होता था। पर कई बार दुर्घटना ऐसी भी हो जाती कि पानी आ गया खूब, शहर में खूब शादियां हैं, जितनी अपेक्षा है उस प्रकार से टिकट बिक्री नहीं हुई, तो जितनी लागत है वही एकत्र नहीं हो पाती, तो वो ठेकेदार भी भाग जाता, फिर जो कलाकार आए उनको मानदेय पूरा जो आवश्यक है वो भी नहीं मिल पाता। इस प्रकार से कई घटना एक आध दूसरी हुई होगी इसी। तो उस अनुभव के आधार पर वो प्रोफेशनल लोग इंदौर आना ही बंद हो गए। तो लंबा समय गुजर गया कि अच्छा नाटक देखने के लिए नहीं मिलता था। मुझे याद है रत्नाकर मतकरी जी से अच्छे संबंध रहे मेरे, तो उनसे भी प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था स्थानीय लोगों को करना पड़ेगी, क्योंकि यदि प्रोफेशनल लोग हैं तो उनका मानदेय तो पूरा देना होगा। पर ये कल्पना सुधाकर काले जी ने की, और उसमें ध्यान में आया कि एकत्रित यदि ऐसा कोई प्रयास किया जाए, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रहा है तो स्ट्रक्चर बनाने की आदत रहती है, तो सरलता से एक स्ट्रक्चर बना, लाइक माइंडेड लोगों को एकत्र किया गया, वो एकत्र हुए, उन्होंने जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया कि वर्ष भर में कितने पैसे लग सकते थे। और फिर से ये उस बात का उदाहरण है कि निस्वार्थ कोई काम किया जाए और अच्छा संकल्प किया जाए तो सहयोग करने वाले लोग खूब रहते हैं, और वो हो गया। मतलब सानंद आज उस जगह पे है जहां कलाकार खुद होके इंदौर आना चाहते हैं नाटक प्रस्तुति के लिए। जी जी जी, ये बिल्कुल सही है। न सिर्फ नाटक के कलाकार, कोई भी अच्छा आर्टिस्ट रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा श्रोता मेरे को मिले, और फिर से वो जो योजना बनी है उस योजना के अनुसार संस्था के पास पहले एक वार्षिक शुल्क जमा होता है, उसके बाद वर्ष भर की योजना होती है, तो उनको भी एक निश्चितता है कि हम यदि जाएंगे तो हमारा मानदेय निश्चित रूप से हमको मिलेगा। नाटक के अलावा और क्या क्या सानंद की तरफ से दर्शकों के लिए दिया जाता है? नाटक नियमित सदस्यों के अलावा सानंद ने एक फुलोरा नाम की योजना शुरू की। तो फुलोरा का सरल अर्थ अपने आप अब शहरवासियों को मालूम पड़ गया कि खुला, सभी के लिए खुला, मतलब वो सानंद का सदस्य हो या न हो, वो मराठी भाषा के प्रति आदर रखता हो, मराठी संस्कृति के प्रति उसको कुछ रुचि हो, तो वो आके रुचि संपन्न लोग आ सकते हैं और वो उसका आस्वाद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से वो गतिविधियां शुरू हुई। तो फिर एक पद्धति थी कि दिवाली के दिन सुबह एक अच्छा अपन शास्त्रीय संगीत सुने, कि दिवाली यानी सिर्फ मिठाई नहीं, दिवाली यानी सिर्फ नए कपड़े नहीं, दिवाली यानी सिर्फ पटाखे नहीं, दिवाली यानी एक आनंद, हर्ष, उल्लास का। तो उसका माध्यम अलग हो सकता है, तो अच्छा संगीत, अच्छा एकत्रीकरण, एकत्र रूप से बात हो सकती है। तो दिवाली के दिन सुबह अभ्यंग स्नान रहता है, अभ्यंग स्नान के बाद एक बीच में अच्छा समय रहता है, तो उस समय का सदुपयोग हो गया दिवाली प्रभात के नाम से। तो एक व्यवस्था बन पड़ी, फिर गुड़ी पड़वा के दिन का चल पड़ा। ऐसा एक एक कड़ी जुड़ती गई। तो आषाढ़ी एकादशी का एक कार्यक्रम शुरू हो गया कि अभंग सुनने लग गए लोग, अच्छा लगने लग गया।
फिर कुछ अच्छे सुरुचिपूर्ण व्याख्यान, फिर व्यापकता से स्पर्धाएं होने लगी कि स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए सानंद की एक मराठी नाटक प्रतियोगिता शुरू हुई। फिर बच्चों के लिए कुछ हो, इसलिए एक समूह गीत स्पर्धा शुरू हो गई। सीनियर सिटीजन का कुछ हो तो सानंद आजी आजोबा गोष्ट सांगा प्रतियोगिता शुरू हुई। और बड़ी खुशी की बात है कि वो पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे होने लग गए। फिर उसका सेमीफाइनल होता है, फिर उसका फाइनल होता है। मतलब पिछले दिनों में तो ये अनुभव आया कि 900 से ज़्यादा लोगों ने उसमें भाग लिया और करीब 60-65 स्थानों तक वो स्पर्धा गई। और इनोवेटिव कल्पना है, बच्चों को अपन कहानी के माध्यम से संस्कारित करना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो विलुप्त होने लग गई, वो जो भी विधा है, तो वो संस्कार फिर से जिंदा हो, वो विधा फिर से पुनर्स्थापित हो। इच्छा तो सबकी रहती है, परंतु यदि दादा दादी या अजी आजोबा खुद ही बच्चों को समय नहीं देंगे तो कैसा होगा फिर। तो उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और ये सब प्रकार की गतिविधियां जन सहयोग से चल रही है। सानंद का मेंबर होना अपने आप में लोगों को एक सम्मान की बात लगने लग गई। उसकी जो व्यवस्था रहती है अलग अलग समूहों की या आसन संख्या निश्चित होने की, इन सब बातों के प्रति लोगों को खूब कुतूहल भी जागृत हुआ और सहयोग भी करने लग गए। तो एक अच्छा जो आवश्यकता थी उस समय भी थी, आज भी है, और वो बन पड़ा। तो सामूहिकता से, एक अच्छे ईमानदारी से और सातत्य से कोई बात हो तो उसका परिणाम आएगा, ये फिर से सानंद के माध्यम से सिद्ध हो गया। बहुत खूब। इस तरीके से आपने मतलब एक छोटे बच्चे से लेके एक आजी अजोबा तक सभी एज ग्रुप को कवर कर लिया ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसमें जो सदस्य है या सानंद मित्र हम जिसे कहते हैं, तो इनकी संख्या क्या होगी और आप इन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं किसी भी तरह से जुड़ने के लिए या प्रोग्राम करने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। नई पीढ़ी को यदि जोड़ना है तो जब तक उनके पास जिम्मेदारी न दी जाए तब तक कैसे सिद्ध होगा कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसा सोचा गया कि जो युवा लोग हैं, अलग अलग महाविद्यालयों में अलग अलग फैकल्टी में पढ़ रहे हैं, तो मराठी संस्कृति से परिचित हो, वो अपने संस्कारों तक आए। तो ये सानंद मित्र नाम की कल्पना डेवलप हुई। आज मतलब मोटे रूप से मैं बताऊं, करीब 28 देशों में 4800 से ज़्यादा सानंद मित्र हैं। बहुत खूब। अलग अलग देशों में अपने अपने स्थान पे, पर वो जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ इंदौर में यदि बात करें तो 450 से ज़्यादा सूची है उनकी। बच्चों के अपनी पढ़ाई रहती है, उनके क्लास रहते हैं, उनके अपने प्राथमिकता अलग अलग रहती है, पर 100 से 150 बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कोई सानंद का बड़ा कार्यक्रम हो तो। और मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि वो जो फिजिकल अरेंजमेंट नाम की बात रहती है किसी भी इवेंट की, फिजिकल अरेंजमेंट यानी क्या, सानंद का मंच कैसा हो, माइक ठीक है कि नहीं, फिर वहां का संचालन करना है तो कौन बोलेगा, सूत्र संचालन जिसको कहते हैं वो, फिर कलाकार को लेने जाना है, कलाकार को छोड़ने आना है, उनका भाई व्यवस्था देखना है, लोकल मैनेजर कौन रहेगा, उनका साथ कौन देगा। तो जितनी फिजिकल अरेंजमेंट है, ये जितनी भी स्पर्धाओं की मैंने जिनका जिक्र किया अभी कि नाट्य स्पर्धा हो, इसका हो, तो सानंद हर कार्यक्रम का एक संयोजक करता है, तो उसका सह संयोजक सानंद मित्र रहता है ताकि उसको वो सारी बातों से वो निकटता से परिचित हो वो, और वो जिम्मेदारी से अपने साथियों को भी उसमें जोड़ता है, चाहे फिर समूह गीत हो, चाहे सानंदोत्सव हो या जो आजोबा गोष्ट सांगा हो। तो उन बच्चों में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। हो सकता है बोलने में उनको थोड़ी कभी कठिनाई होगी, या कभी आपने भी कभी देखा होगा तो कभी खूब अच्छा बोलते हैं, तैयारी करके आते हैं, किसी से मार्गदर्शन लेके आते हैं, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं वो। पर ये सब बातों के साथ सानंद को तो मदद हुई, पर उन सब लोगों को भी इवेंट मैनेज करने का एक अपने आप में समूह को मैनेज करने का एक प्रैक्टिकल अनुभव तैयार हुआ। और मुझे लगता है ये भी एक सार्थक पहल हुई और आगे बढ़े इसकी कोशिश करेंगे। कुछ कार्यक्रम ऐसे भी करते हैं जो सिर्फ सानंद मित्रों के उपयोगी हो, जैसे कोई बौद्धिक चर्चा हो, करियर काउंसलिंग हो, इन सब बातों का भी ध्यान सानंद रखता है ताकि उनका भी उसमें इंटरेस्ट बना रहे और मैनेजमेंट प्रॉपर चलता रहे। बहुत खूब है।
इसके बाद वापस अगर मैं अकादमी के कार्यक्रम की तरफ आऊँ तो उसमें कौन से जो भी साल भर के कार्यक्रम होते हैं उसमें कौन सा सबसे लोकप्रिय है कार्यक्रम, जिसमें हम कहें कि संख्या भी अधिक रहती है, लोगों को भी बहुत उत्साह रहता है उस कार्यक्रम को लेकर? ये सब बातें स्थान पे भी निर्भर करती है। मैंने कहा ना कि जैसे 50वां खजुराहो का नृत्य महोत्सव है, या अब ये अगले साल तानसेन 100वां रहेगा, तो धीरे धीरे बनते बनते ये दोनों समारोह अलग अलग अपने आयाम जितने हैं उन आयामों को लेके, तो अभी तुरंत पिछले ही महीने हुआ ये तानसेन समारोह, हर कार्यक्रम पूरा पंडाल भरा रहता था। या अलग अलग जगह ये नाविन्यपूर्ण प्रयोग किया कि 15 जगह एक दिन एक साथ हुआ, तो उसका भी एक परिणाम हुआ। सब जगह अलग अलग संख्या में लोग एकत्र हुए। अच्छा। उसका परिणाम हुआ। और अभी सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि तबला जो ताल वाद्य के साथ साथ एक संगतकार के रूप में अपन तबले को देखते हैं, तो पहली बार ये हुआ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अकादमी के माध्यम से तानसेन समारोह का एक हिस्से के रूप में कल्चरल डिपार्टमेंट में डायरेक्टरेट ने एक, वहाँ पे ग्वालियर का किला बड़ा प्रसिद्ध है, तो उस किले के बैकग्राउंड में 1650 तबला वादक सारे पूरे प्रदेश से एकत्र हुए। अरे वाह। और उन्होंने एक साथ तबला वादन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। बहुत खूब। तो वो जो भी समारोह बन पड़ा था, तो अपने आप में उसकी भव्यता बनी। और स्थानीय लोगों ने जब मांग की कि आज जिस प्रकार से ये आयोजन हुआ तो मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है, तो 25 दिसंबर जो है वो तबला दिवस के रूप में घोषित किया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसको मध्य प्रदेश के लिए तबला दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो ये भी एक अपने आप में अकादमी के लिए, कल्चरल डिपार्टमेंट के लिए गर्व की बात सिद्ध हो गई। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है समारोह? ये सारे समारोह जितने हैं ये सारे ऑनलाइन होते हैं। इसको उसकी वेबसाइट जो है वो जो भी यूट्यूब पे या इसमें डाउनलोड करेगा तो पूरे विश्व में ये सारे समारोह देखे जाते हैं, और जितने लोग रहते हैं उससे कई गुना लोग घर पे देखते हैं। तो इसलिए इसकी गुणवत्ता को संभाल के रखना भी ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि लोग घर से भी देखते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि बाप रे इतना अच्छा चल रहा है, या थोड़ा कहीं कमजोर हो तो उसकी भी चर्चा। इसीलिए मतलब इसमें कलाकारों को और अच्छे से करने की आवश्यकता है, साथ ही उनका परफॉर्मेंस इतने लोग तक पहुंच रहा है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। और यदि अपन इंटरनेट की बात करें तो वो दर्ज हो गया, वो कहीं भी कभी भी किसी भी समय कोई देख लेगा। आप पुराना भी खोज के निकालोगे या सोचोगे कि अब मेरे को तानसेन समारोह की ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस देखना है, तो वो भी ढूंढ के लोग देख रहे हैं। तो और आपको ये नए वातावरण के बारे में क्या पता है, इसकी उपयोगिता तो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान है, खूब योगदान है, ताकि युवा इससे प्रेरित होते रहे कला और संस्कृति के लिए। और आप जो योगदान दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और तारीफे काबिल है। मुझे काम का मौका मिला, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के कारण तो कभी कोई बात रुकती नहीं है। अपन तो वो जगन्नाथ के रथ जैसी बात है कि अपने को हाथ लगाने का मौका मिला, वो रथ तो आगे बढ़ने ही वाला है। नहीं, पर आपको अपना भाग्य है कि अपने को उसको कंधा या हाथ लगाने का मौका मिला। नहीं, पर चूंकि आप संघ से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप गुण आए हैं मैनेजमेंट प्लस इसमें आगे बढ़ने के, क्योंकि ये आपकी भी रुचि रही होगी बचपन से ही इसमें, जहाँ तक मैंने पढ़ा है आपके बारे में। बिल्कुल रही। बचपन में खूब नाटकों में भी काम किया, महाविद्यालय के समय भी नाटकों में काम करते रहे, संघ के काम में तो लगे रहते थे। पर इन सब सामूहिकता और सामूहिक काम ये एक अच्छी रुचि का विषय है, और किसी को भी अच्छा लगता है कहीं किसी बात में यदि नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो अतिरिक्त सम्मान लगता है, अच्छा लगता है। ये जो सारी एक्टिविटीज होती है अकादमी की या किसी की भी, तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का कुछ हावी रहती है या इसका कोई प्रभाव होता है, या बिल्कुल कहे कि ये निस्वार्थ और इससे चलती है? बड़ा कठिन सवाल पूछा आपने। राजनीति का जहाँ तक सवाल है, ये प्रजातंत्र है, उसको अपन ने शब्द यदि बदल दें तो बातें एकदम क्लियरिटी की तरफ जाएगी।
कई बार क्या होता है कि ठेठ अपन बोले राजनीति तो हो सकता है अलग अर्थ निकल गया है, पर प्रजातंत्र अपना काम करता है। प्रजातंत्र में आम लोगों की रुचि का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि सर्वसामान्य लोगों को क्या अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ सरकार की या जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी भी रहती है कि सिर्फ उनको अच्छा लगता है इसलिए करना या उनके लिए हितकर है वो करना। तो इन सब बातों का तालमेल करते हुए बातों को आगे बढ़ाना पड़ता है कि सिर्फ आम लोगों को अच्छा लग रहा है इसलिए वो करें या आम लोगों के हित में है। कई बार क्या रहता है कि हमें ये नहीं मालूम रहता कि ये हमारे हित में है या नहीं है। हमारे संघ के ये खूब अच्छे वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं, अभी अखिल भारतीय अधिकारी है, माननीय पराग जी अभ्यंकर। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहीं उनका निवास रहा है, माता पिता भी वहीं रहे, तो वो बड़ी सरलता से इसका वर्णन बताते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है यदि, तो वो जिद करता है कि मुझे चॉकलेट खाना है, पर उसके माता पिता उसको यदि चॉकलेट चाहिए तो सारी थाली भर के भोजन की बजाय उसको चॉकलेट दे देंगे क्या? कभी भी नहीं देंगे। वो भले ही हाथ पैर पटके, वो भले ही रोए, भले ही एक दिन भोजन नहीं करें, एक शाम भोजन नहीं करें, पर उसके लिए जो आवश्यक है पोषण या उसने जो खाना चाहिए वो ही उसको देंगे। भले ही कभी कभी एक चॉकलेट भी दे देंगे, पर उसकी मात्रा उसके हित में जो रहेगी वो ही करेंगे। मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोगों ने इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हितकर है या प्रियकर है। बहुत ही आपने बहुत अच्छा बताया कि रुचि और हित में क्या फर्क है। बहुत ही अच्छे उदाहरण से आपने इसे समाप्त किया है। तो आपने वेब दुनिया के लिए इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेब दुनिया, उसके पहले नई दुनिया, मैं आदरणीय राहुल वारपुदे जी और माननीय अभय छजलानी जी का स्मरण करना चाहूँगा कि उनने सानंद को खूब निकट से सींचा है और आशीर्वाद दिया है। तो न सिर्फ सानंद, व्यक्तिगत मेरे भी जिंदगी में उनका खूब बड़ा योगदान रहा है, तो उनका स्मरण कभी भी हम नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।